अध्याय 8 हमारी संस्कृति का प्राण योग। आज पाठशाला में बड़ी चहल पहल है। पाठशाला में योग विद्या में प्रवीण एक योगी योग प्रदर्शन हेतु आए हैं। सारे शिक्षक और बच्चे पाठशाला में प्रार्थना सभा के समय एकत्रित होकर योग करने की तैयारी में हैं। ममता और सुरेश आपस में बातें कर रहे हैं। ममता: योग क्या है, क्या तुम्हें इसका ज्ञान है? सुरेश: मैंने तो योग का नाम ही सुन रखा है। बाबा रामदेव एवं कई अन्य संत योग करवाते आए हैं। शायद व्यायाम से ही योग का संबंध है। इतने में योगी का प्रवेश। योगी: सभी विद्यार्थी शांतिपूर्वक एक स्थान पर एकत्रित हो जाएं। आप परस्पर 4 कदम की दूरी पर बैठ जाएं तथा योग के लिए तैयार हो जाएं। कुछ बच्चे अभी पूछ रहे थे कि योग क्या है, क्या आप योग का अर्थ जानते हैं? विद्यार्थी: गुरुजी, हम योग के बारे में जानने के इच्छुक हैं। आप हमें बताएं, योग क्या है? योगी: योग जीवन जीने की कला एवं विज्ञान है। आपने गणित में योग किया होगा। योग का अर्थ केवल वस्तुएं या संख्याएं जोड़ना नहीं है। यह तो एक लयबद्ध क्रिया है जो शरीर, मन व आत्मा का एकीकरण करवाती है। मानव शरीर सही अर्थों में योग से ही स्वस्थ एवं सुंदर बन सकता है। सुरेश: गुरुजी, योग तो कई महात्मा और संत भी करवाते हैं। मेरे दादाजी भी योग करते हैं। वे बताते हैं कि योग हमारी सभ्यता का प्राण है। भारत ही इस विद्या का जनक है। योगी: शाबाश! योग हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों के उन महत्वपूर्ण ज्ञान विद्याओं का भाग है जिससे आज तक लाखों इंसान स्वस्थ जीवन जी सके हैं। बच्चों, कर्मों की कुशलता और मन की चंचलता पर नियंत्रण की विद्या ही योग है। योग सब प्राणियों में प्रेम, सद्भाव तथा स्वस्थ विश्व के निर्माण का प्रयास है। ममता: गुरुजी, आपने हमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। योग के कितने अंग हैं, हमें बताएं। योगी: सामान्यतः लोग आसन को ही योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि, जो कि योग दर्शन के प्रणेता हैं, उन्होंने योग के 8 अंग बतलाए हैं। आसन तो एक अंग है, शेष योग अंग हैं। यम, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इंद्रियों पर नियंत्रण, धारणा, ध्यान। अब हम सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। समाधि, इसके बारे में हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। बच्चों, योगिक प्रार्थना की मुद्रा पहली सूक्ष्म क्रिया है। आप अपने दोनों पैरों को परस्पर दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में खड़े हो जाएं। दोनों हाथों के अंगूठे कंठकूप से लगाएं तथा उंगलियों के अग्रभाग से ठोडी को स्पर्श करें। आंखें बंद करके इस सूक्ष्म क्रिया करने से हम ध्यान एकाग्र भी कर सकते हैं। मन को बाह्य वृत्तियों से हटाकर किसी भी विषय या आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। मन को एकाग्र करने हेतु भुजबलियों की सहायता से छाती को दबाएं। मन एकाग्र होने के बाद इन्हें ढीला छोड़ दें। विद्यार्थी: इसका क्या लाभ है गुरुजी? शिक्षक: इसके अनेक लाभ हैं। चेतना शक्ति की जागृति, मन स्थिर रखने, आत्म साक्षात्कार एवं मन शरीर का समन्वय करने के लिए यह सूक्ष्म क्रिया बड़ी लाभकारी है।
अब हम जानेंगे कपोल शक्ति विकास क्रिया के बारे में। ये लो आगे हमारे शारीरिक शिक्षा अध्यापक रामलाल जी, ये आपको सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में जानकारी देंगे। रामलाल: गुरुजी धन्यवाद। मैंने गत दिनों ही योग सूक्ष्म क्रियाओं संबंधी प्रशिक्षण पाया है। मैं विद्यार्थियों को इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। कपोल शक्ति विकास सूक्ष्म क्रिया के लिए आप अपने दोनों पैरों को मिलाएं तथा कंधों तक का भाग सीधा रखकर खड़े हो जाएं। बच्चों, यह क्रिया आप मेरे साथ करते रहें। अब दोनों उंगलियों के अग्रभाग मिलाएं तथा दोनों हाथों के अंगूठों की सहायता से नासिका छिद्रों को बंद करें। मुंह को कौवे की चोंच की भांति बनाकर जोर से वायु अंदर की ओर खींचकर मुंह फुलाएं। इस क्रिया में वायु गालों के अंदर ही रहे। अब ठोडी को कंठकूप से लगाएं। यथाशक्ति गालों में ही सांस रोकें। जब सांस ना रोक पाएं तो गर्दन सीधी करें तथा धीरे धीरे सांस को नथनों से बाहर निकालें। यह क्रिया बार बार दोहराएं। शाबाश। विद्यार्थी: इसके मुख्य लाभ क्या हैं? रामलाल: दांतों के रोग जैसे पायरिया, मुंह से दुर्गंध आना आदि रोग इससे दूर होते हैं तथा इसकी विशेषता है कि कील मुहासे, झुर्रियां, छाइयां जैसे रोग भी दूर होते हैं। अरे बेटा, तुमने ये चश्मा क्यों पहन रखा है? एक विद्यार्थी: गुरुजी, मेरी दृष्टि कमजोर पड़ गई है। कई उपचार करवाए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। रामलाल: आप नेत्र शक्ति विकास क्रिया क्यों नहीं करते? इसका लाभ सब बच्चे उठाएं। आओ यह क्रिया करें। सर्वप्रथम दोनों पांवों को मिलाकर ग्रीवा तक के भाग को बिल्कुल सीधा रखें। तत्पश्चात ग्रीवा को पूर्णतया पीछे झुकाएं तथा दृष्टि दोनों भौं के मध्य केंद्रित करें। अब बिना पलकें झपकाए देखते रहें। जब आंखों में पानी आने लगे तो गर्दन सीधी करें तथा नेत्र बंद कर लें। पुनः आंखें खोलकर क्रिया को दोहराएं। आरंभ में यह क्रिया 5 मिनट तक करें। तदुपरांत आंखों को आराम देने के लिए दोनों हथेलियों को रगड़कर नेत्रों पर रखें। विद्यार्थी: अब हम कर्ण शक्ति विकासक सूक्ष्म क्रिया करेंगे। इस क्रिया के लिए सर्वप्रथम पैरों को परस्पर मिलाकर कंधों तक का भाग सीधा रखें। अब दोनों अंगूठों से दोनों कर्ण छिद्रों को तर्जनी अंगुलियों से आंखों को मध्यमा से नसिका के छिद्रों को बंद करें। अब मुंह को कौवे की चोंच की भांति बनाकर जोर से सांस अंदर खींचें। अनामिका तथा कनिष्ठिका उंगलियों से मुंह को बंद करें। अब अपने गालों को फुलाएं तथा ठोडी को कंठकूप से लगाएं। यथाशक्ति इसी मुद्रा में सांस रोकने के पश्चात गर्दन सीधी करें तथा उंगलियों को आंखों, नसिकाओं तथा मुंह से हटाकर धीरे धीरे सांस नसिका रंध्रों से बाहर निकालें। यह क्रिया 5 बार करना लाभकारी होता है। अब झटके से दोनों अंगूठों को कानों से हटा लें। ऐसी होती है कर्ण शक्ति विकास सूक्ष्म क्रिया। विद्यार्थी: गुरुजी, इस क्रिया के क्या लाभ हैं? रामलाल: इस क्रिया से कानों से संबंधित रोग जैसे कानों से पीक का आना, कम सुनाई देना, मैल का जमा होना आदि का निवारण किया जा सकता है। इसके अलावा गालों तथा नेत्रों व श्वास से संबंधित रोगों के उपचार में भी यह क्रिया सहायक है। अब हम ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया करेंगे। विद्यार्थी: वाह, बड़ा मजा आ रहा है। हम और क्रियाएं सीखेंगे। रामलाल: इस क्रिया के लिए सर्वप्रथम अपने दोनों पैरों को मिलाकर कंधों तक का भाग सीधा रखें। अब अपने दोनों हाथों को शरीर से सटाकर रखें तथा अपने नेत्र खुले रखें। ग्रीवा को ढीला करके दाईं तथा बाईं ओर
क्रमशः झटके के साथ मोड़ें। ध्यान रहे आपका कंधा ना हिले। यह क्रिया 10 से 12 बार करनी चाहिए। इसके दूसरे चरण में गर्दन को ऊपर तथा नीचे झटके के साथ ले जाएं। इस प्रक्रिया को 10 से 12 बार दोहराएं। तृतीय चरण में गर्दन को 3 से 5 बार गोलाकार घुमाएं। यह प्रक्रिया दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं करनी चाहिए। इस क्रिया से टॉन्सिल, कंठमाला, गलगंड रोग दूर होते हैं तथा पैरासाइटिका, थायराइड व पैराथायराइड ग्रंथियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। शिक्षक बच्चों, एक सूक्ष्म क्रिया तो श्याम के पिताजी भी करते हैं। श्याम, तुम सबको उस योग की सूक्ष्म क्रिया के बारे में बताओ। श्याम, मेरे पिताजी ने मुझे स्कंध शक्ति विकासक सूक्ष्म क्रिया सिखाई है। मैं यह करके दिखाता हूँ। सबसे पहले दोनों पैरों को मिलाकर कंधों तक का भाग सीधा रखें तथा अपने दोनों हाथों के अंगूठों को मुट्ठियों में बंद करें। अब अपनी आंखें बंद करें और अपने मुंह को कौवे की चोंच जैसे मोड़कर सांस भरें। ठोडी कंठकूप से लगाकर सांस रोकते हुए भुजाओं को सीधा करें व कंधों को ऊपर नीचे उचकाएं। जब सांस ना रोक पाएं तो आंखें खोलकर गर्दन सीधी करें व दोनों नसिकाओं से सांस धीरे धीरे बाहर निकालें। यह क्रिया 7 से 8 बार करें। देखो ना कितनी सरल है। रामलाल, इसके लाभों के बारे में तो तुमने कुछ बताया ही नहीं श्याम। श्याम, इस क्रिया से कंधे मजबूत बनते हैं व कंधों से संबंधित रोग दूर होते हैं तथा मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। सांस संबंधी रोग भी दूर होते हैं। गुरुजी, विजय को पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया आती है। रामलाल, अरे वाह, ये तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। आओ विजय, तुम पूर्ण भुजा शक्ति विकास क्रिया का प्रदर्शन करो। विजय, सर्वप्रथम आप सब अपने पैर मिलाकर खड़े हो जाएं और अंगूठों को मुट्ठियों के अंदर रखें। जब सांस भरकर रोकें तथा दाहिनी भुजा को चक्राकार घुमाएं व सांस छोड़ें। इस तरह 8 से 10 बार करें। अब इन्हें विपरीत चक्राकार दिशा में घुमाएं व सांस छोड़ें। अब पुनः सांस जोर से छोड़ें। इस क्रिया से संपूर्ण भुजा सुंदर व सुडौल बनती है व भुजाओं की नसें, नाड़ियां पुष्ट होती हैं। इसके अलावा मनोबल में वृद्धि होती है। मेरी बहन सीमा उदर शक्ति विकास क्रिया जानती है, वह भी इसके बारे में बता सकती है। शिक्षक, आओ सीमा, तुम उदर शक्ति विकास क्रिया के बारे में बताओ। सीमा, धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे भी अवसर दिया। उदर शक्ति विकास क्रिया हेतु सर्वप्रथम सब सहपाठी अपने पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। अब अपनी अपनी नासिका से धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट को जितना फुला सकते हैं उतना फुलाएं। इस स्थिति में कुछ समय तक सांस रोकें। अब नाक के दोनों छिद्रों से अंदर की वायु बाहर छोड़ें तथा पेट को अंदर की ओर पिचकाएं। इसका अभ्यास 5 से 7 बार करें। ये देखिए गुरुजी, हमारे साथ कैसे यह क्रिया कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इस क्रिया से पेट संबंधित कई रोग व विकार दूर होते हैं। शिक्षक, शाबाश बच्चों। अब मैं भी आपको एक सूक्ष्म योग क्रिया करना सिखाऊंगा। इस क्रिया का नाम है जंघा शक्ति विकासक क्रिया। इसके लिए सर्वप्रथम अपने पैरों को परस्पर मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं व गर्दन को भी सीधा रखें। अब नाक द्वारा सांस खींचें तथा हाथों को छाती के सामने समानांतर फैलाएं। अब धीरे धीरे नीचे बैठें। अब जंघाओं को जमीन के समानांतर स्थिति में जितनी देर हो सके रोकें, मगर ध्यान रहे कि एड़ियां व पंजे जमीन से ना उठे। जंघा व घुटनों को परस्पर मिलाकर रखिए तथा नाक के छिद्रों से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए उठे।
यह क्रिया 5 से 7 बार करें। आपकी जंघाओं की शक्ति बढ़ेगी तथा थकावट भी दूर होगी। शिक्षक, अच्छा बच्चों, शेष क्रियाएं हम फिर सीखेंगे। बच्चों, ये था हमारा अध्याय 8। अध्याय 8 का हमारा प्रश्न नंबर 1 है, योग किसे कहते हैं? उत्तर, योग का अर्थ केवल वस्तुएं या संख्याएं जोड़ना नहीं है। यह तो एक लयबद्ध क्रिया है जो शरीर, मन और आत्मा का एकीकरण करवाती है। मानव शरीर सही अर्थों में योग से ही स्वस्थ एवं सुंदर बन सकता है। प्रश्न नंबर 2, योग के 8 अंगों के नाम लिखें। उत्तर, महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। प्रश्न नंबर 3, यौगिक प्रार्थना करने से क्या लाभ मिलता है? उत्तर, यौगिक प्रार्थना करने के अनेक लाभ हैं। यह चेतना शक्ति को जागृत करती है, मन स्थिर रखती है, आत्म साक्षात्कार एवं मन शरीर का समन्वय करने के लिए यह सूक्ष्म क्रिया बड़ी लाभकारी है। प्रश्न नंबर 4, कपोल शक्ति विकासक क्रिया क्यों करते हैं? उत्तर, कपोल शक्ति विकासक क्रिया दांतों के रोग जैसे पायरिया, मुंह से दुर्गंध आना आदि को दूर करने के लिए की जाती है। इसकी विशेषता है कि कील मुंह से झुर्रियां, छाइयां जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, आंखों की कमजोरी के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? उत्तर, आंखों की कमजोरी के लिए नेत्र शक्ति विकास क्रिया की जाती है। प्रश्न नंबर 6, कर्ण शक्ति विकास क्रिया के क्या लाभ हैं? उत्तर, कर्ण शक्ति विकास क्रिया से कानों से संबंधित रोग जैसे कानों से पीक का आना, कम सुनाई देना, मैल का जमा होना आदि का निवारण किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 7, टॉन्सिल ठीक करने के लिए कौन सी सूक्ष्म क्रिया लाभकारी है? उत्तर, टॉन्सिल ठीक करने के लिए ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया लाभकारी है। अध्याय 8, हमारी संस्कृति का प्राण।